नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आज फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आज की जो कहानी है वो शेख हसीना से ही संबंधित है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी वायरल चिट्ठी के हवाले से खबर चल रही है कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अगर शेख हसीना ये आइलैंड अमेरिका को दे देती तो वो सत्ता में बनी रहती। ये पहली बार है जब शेख हसीना देश के हालात के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को दोषी बता रही हैं। इसके पहले वो अमेरिका पर इशारे में आरोप लगाती थी। जैसे मई 2024 में हसीना ने दावा किया था कि बांग्लादेश को तोड़कर एक ईसाई मुल्क बनाने की साजिश चल रही है। एक गोरी चमड़ी वाले विदेशी ने उन्हें आसानी से चुनाव जीतने का ऑफर दिया था। बदले में वो बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। उस समय शेख हसीना ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन शक की सुई अमेरिका पर ही गई थी। अब आरोप खुल्लम खुल्ला अमेरिका पर लगे हैं और ये चर्चा में है सेंट मार्टिन आइलैंड। लोग बताते हैं, विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि अगर इस आइलैंड पर अमेरिका मिलिट्री बेस बनाता है तो बंगाल की खाड़ी पर सीधे सीधे अमेरिका का प्रभाव हो जाएगा। ये चीन के लिए खतरे की घंटी तो होगी ही, साथ में भारत के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड की पूरी कहानी क्या है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर अमेरिका मिलिट्री बेस क्यों बनाना चाहता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरोपों से ही। सबसे पहले ये खबर 11 अगस्त को इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में सूत्रों के हवाले से चलाई गई। फिर खबर ये भी चली कि सेंट मार्टिन आयरलैंड पर अमेरिकी कब्जे वाली बात शेख हसीना की एक कथित चिट्ठी में भी लिखी थी। दावा किया गया था कि ये चिट्ठी शेख हसीना ने देश छोड़ते समय लिखी थी। इन सब खबरों में सेंट मार्टिन आयरलैंड केंद्र पर है। सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में जमीन की एक पतली सी पट्टी समंदर में दाखिल होती है। यहीं पड़ता है टेकनाफ का इलाका। तीन ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरे इस इलाके को कहते हैं कॉक्स बाजार। टेकनाफ प्रायद्वीप ये इलाका बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी पूर्वी छोर पर है। एक तरह से बांग्लादेश यहाँ खत्म हो जाता है और म्यांमार शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रायद्वीप के छोर से 9 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में जमीन का एक और टुकड़ा है जो बांग्लादेश की हद में पड़ता है और यही है सेंट मार्टिन आइलैंड। क्षेत्रफल की बात करें तो महज 3 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जमीन तो जमीन होती है। भाई का जो है दुश्मन हो जाता है इसके लिए, तो देश इसके लिए कैसे पीछे हटेंगे। सेंट मार्टिन के लिए म्यांमार और बांग्लादेश दोनों उलझ चुके हैं। इस वाकये का जिक्र हम आगे करेंगे। पहले सेंट मार्टिन चलते हैं। यहाँ की आबादी मात्र 7,000 के आसपास है। ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। चावल और नारियल की यहाँ खेती होती है, इसलिए इस आइलैंड का नाम नरिकेल जिंजरा भी है, जिसका मतलब होता है कोकोनट आइलैंड। यहाँ के लोग समुद्र से शैवाल की कटाई भी करते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, सुखाकर म्यांमार को निर्यात करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों की कमाई का एक बड़ा जरिया टूरिज्म भी है। आइलैंड पर सुंदर बीच हैं। यहाँ के उथले समंदर में कई तरीके की नायाब मछलियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ कछुए भी अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन बौद्ध बस्तियाँ और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए घर हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, यानी कि जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा। हजारों सालों तक ये टेकनाफ वाली पट्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जमीन ज़्यादा ऊंची नहीं थी। कुछ रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच वाली ही स्थिति थी। समय के साथ टेकनाफ को सेंट मार्टिन से जोड़ने वाली जमीन समुद्र में डूब गई और इस तरीके से बांग्लादेश के मेनलैंड से अलग हो गया। 18वीं सदी में अरब व्यापारियों ने पहली बार इसे बसाया। अरबों ने इसका नाम जजीरा रखा।
इसका मतलब द्वीप होता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा हो गया और यहाँ से द्वीप को नया नाम मिलता है। नया नाम पड़ा सेंट मार्टिन आइलैंड। इसके नाम के पीछे की दो कहानी है। पहली ये कि अंग्रेजों ने इसका नाम सेंट मार्टिन नाम के एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा था, और दूसरी कहानी ये है कि उस जमाने में चटगांव के डिप्टी कमिश्नर जो थे वो थे मार्टिन साहब, और उन्हीं के नाम पर इस आइलैंड को मार्टिन आइलैंड कह दिया गया। 1947 तक ये आइलैंड ब्रिटिश सरकार का हिस्सा रहा। फिर जब विभाजन हुआ और तब ये द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया तब ये द्वीप बांग्लादेश का हो गया, पर म्यांमार भी इस पर अपना दावा हमेशा से जताता रहा है। क्योंकि ये आइलैंड भले ही बांग्लादेश में हो, लेकिन बगल में तो है म्यांमार के लोग अक्सर आइलैंड पर अवैध रूप से पहुंच जाते थे, और यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी मछली पकड़ने जाते तो म्यांमार की सेना उन पर हमला कर देती। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। 7 अक्टूबर 1998 को सेंट मार्टिन तट के पास म्यांमार की सेना ने 5 बांग्लादेशी मछुआरों की हत्या कर दी थी। वहीं 20 अगस्त 2020 की बात करें तो उस दिन 4 बांग्लादेशी मछुआरों की हत्या हुई थी। ये सारे आरोप म्यांमार की सेना पर लगे थे। ये विवाद 2000 के दशक में इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश इसको लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी को लेकर चला गया। ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करने वाली एक संस्था ही है जो समुद्र से जुड़े हुए मामलों का निपटारा करती है। साल 2012 में इसने बांग्लादेश के हक में फैसला सुनाया और इस तरीके से ये मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का हो गया और बांग्लादेश का इससे पक्ष भी मजबूत हो गया। 2018 में म्यांमार ने देश का एक नया नक्शा जारी किया और इसमें सेंट मार्टिन आइलैंड को म्यांमार का हिस्सा बता दिया। फिर बांग्लादेश ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो म्यांमार ने कहा कि ये तो गलती से हो गया। इसके कुछ दिनों बाद म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया गया तो वो भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे, पर एक समय के बाद सीमा पर रखवाली तेज कर दी गई। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश में अवैध रूप से घुसने के लिए इस आइलैंड यानी कि मार्टिन आइलैंड का इस्तेमाल करते थे। वो नाव के सहारे पहले मार्टिन आइलैंड पर आते थे, फिर बांग्लादेश चले जाते थे। इसके अलावा म्यांमार की मिलिट्री हुंटा पर इस आइलैंड में अस्थिरता पैदा करने के लिए भी आरोपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की हुंटा सरकार जब इस आइलैंड के पास अपने जहाज भेजती है जिससे इलाके में टेंशन बढ़ जाती है या टेंशन बढ़ने के आसार रखते हैं। पर बात सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। यह आइलैंड बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भी चर्चा का विषय बना रहा है। शेख हसीना ने पहले कई बार विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका को ये आइलैंड बेच देंगे ताकि उन्हें चुनाव में समर्थन मिल सके, पर अमेरिका ऐसे दावों का हमेशा खंडन करता चला आया है। साल 2003 में बांग्लादेश में तत्कालीन अमेरिकी दूत मैरी एन पीटर्स ने कहा था अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पर कोई भी मिलिट्री एयरबेस नहीं बनाना चाहता, ना ही अमेरिका की इसमें कोई रुचि है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी तो अमेरिका ने देश में या बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय यानी कि व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोपों का खंडन किया है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने सोमवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारा बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता में
कोई भी संलिप्तता नहीं है। इन घटनाओं में अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने संबंधी कोई भी खबर या अफवाह पूरी तरीके से झूठी है। ये मामला जैसे जैसे तूल पकड़ने लगा तो शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिब जॉय की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने देखी गई। उन्होंने दावा किया कि शेख हसीना ने अमेरिका पर दबाव वाली बात नहीं कही है। सजीब कहते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से आवामी लीग और शेख हसीना पर लगातार प्रतिक्रियाएं वो देते आ रहे हैं। कई बार उनके नए बयान पिछले बयानों से मेल खाते नहीं दिखते। उदाहरण के लिए अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने तख्ता पलट के बाद कहा था कि शेख हसीना की बांग्लादेश में कभी भी वापसी नहीं होगी। इस बयान के 3 दिन भी नहीं गुजरे थे इसको कि उन्होंने कहा कि आवामी लीग के बिना बांग्लादेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है, शेख हसीना की वापसी जरूर होगी। इसलिए सजीव के खंडन के बाद भी बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का सीधा प्रभाव हो जाएगा। साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा बढ़ा ही रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ मिलिट्री बेस बना लेता है तो यहाँ से सीधे चीन को काउंटर कर सकेगा। इधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद अपना पहला बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में मरने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। उन्होंने अपने मार्मिक संबोधन में कहा कि शेख हसीना 15 अगस्त 1975 की दुखद घटनाओं को याद किया जाए। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जब राष्ट्रपति और उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके भाइयों और चाचा जैसे कई परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ क्रूरता से हत्या कर दी गई तो उन्होंने बंगबंधु के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेख हसीना ने कहा कि 15 अगस्त 1975 को धानमंडी में बंगबंधु भवन में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उसकी याद को संजोए हुए घर को हम दो बहनों ने बंगाल की जनता को समर्पित किया। एक स्मारक म्यूजियम बनाया गया। वहां देश के आम लोगों से लेकर देश विदेश के नामचीन लोग इस घर में आ चुके हैं। ये म्यूजियम आजादी का स्मारक है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों से राष्ट्रीय शोक दिवस को गरिमा के साथ मनाने की अपील की है, जिसमें बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों को याद करने की जरूरतों पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित लोग करें और शहीदों का सम्मान करें। वैसे इस अपील के पीछे एक कारण ये भी है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने 15 तारीख को होने वाले सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया है, जिस दिन बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर अभी की बात करें तो शेख हसीना पर अभी तक बांग्लादेश में 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला मामला एक किराना दुकानदार की हत्या का है जो कि बीते 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस के द्वारा गोली चलाने पर मृत्यु कारित होने पर हुआ था। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में मोहम्मदपुर के किराना दुकान मालिक अबू सईद की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है। शेख हसीना के अलावा इस केस में अन्य 6 आरोपी भी हैं। वहीं जो दूसरा मामला है उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मामला अपहरण से जुड़ा है और 9 साल पुराना है। तो इस तरीके से हमने सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में आपको बताया, साथ ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में जो नई अपडेट है, जो नई जानकारी है, उससे भी हमने आपको अवगत कराया। उम्मीद है कि ये जो हमने आपको कहानी बताई सेंट मार्टिन द्वीप की, सेंट मार्टिन द्वीप के इतिहास की और उससे जुड़े हुए तथ्यों की, वो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक